नमस्कार दोस्तों, इतिहास की इस क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अपना राजवंश चल रहा है मेवाड़ का गुहिलिया सिसोदिया राजवंश, और उसी के अंतर्गत आज अपने सबसे महत्वपूर्ण शासक की बात करेंगे, महाराणा कुंभा। जैसा आपने पहले बात कर चुके हैं कि जिलवाड़ा के युद्ध के अंदर मोकल जो होते हैं उनकी हत्या हो जाती है और उनकी पत्नी सौभाग्य देवी जो होती है वो कुंभा को लेकर चित्तौड़ आती है। उसके बाद में महाराणा जो कुंभा है उनका राज्याभिषेक होता है 1433 के अंदर। 1433 में उनका राज्याभिषेक है वो होता है। राज्याभिषेक के बाद 1468 तक वो शासक हैं वो रहते हैं। 1468 तक है वो शासक है वो रहते हैं। अब अपने बात करेंगे इनके प्रारंभिक जीवन की। तो महाराणा कुंभा का जन्म है वो 1423 के अंदर होता है। पिता इनके राणा मोकल थे, माता इनकी सौभाग्य देवी थी जो कि परमार राजकुमारी थी। अब देखिए, जैसे ही महाराणा कुंभा शासक बनते हैं इनके सामने प्रारंभिक तौर पे दो कठिनाइयां होती हैं। पहली कठिनाई तो ये होती है कि चाचा व मेरा का दमन करना। चाचा और मेरा वही व्यक्ति थे जिन्होंने जिलवाड़ा के युद्ध में मोकल की हत्या की थी। और तीसरा इनके साथ था महपा पवार, तो इन तीनों का दमन करना। दूसरा रणमल राठौड़ का दमन करना। रणमल राठौड़, हंसाबाई अपने भाई रणमल राठौड़ को मोकल का संरक्षक बनाती है और वो यहाँ पर राठौड़ी सरदारों की नियुक्ति करके मेवाड़ के ऊपर अपना प्रभुत्व है वो स्थापित कर लेता है। तो रणमल का दमन करना भी उनके लिए अति आवश्यक था। अतः सबसे पहला कदम महाराणा कुंभा ये उठाते हैं कि वो राणा चुंडा को वापस बुलाते हैं। जैसे अपने पहले बात कर चुके हैं कि राणा चुंडा जो होते हैं वो मालवा के शासक होशंग शाह की शरण में चले जाते हैं। तो इन दोनों ही प्रारंभिक कठिनाइयों को हल करने के लिए वो सबसे पहले क्या करते हैं, राणा चूड़ा को या चुंडा को वापस बुला लेते हैं। सबसे पहले वो इस चीज को देखते हैं कि चाचा मेरा और महपा पवार का यदि दमन करना है तो रणमल की सहायता की आवश्यकता है। अतः वो रणमल की सहायता लेते हैं और रणमल की सहायता से पट्टी कोटरी नामक पहाड़ी होती है, नामक पहाड़ी, और इस पहाड़ी पर चाचा और मेरा है उन्होंने शरण ले रखी थी। तो यहाँ पर वो उनको रणमल की सहायता से घेरते हैं और इनकी हत्या कर देते हैं। पहली समस्या है उससे वो निजात पा लेते हैं। अब उनको ये पता था कि रणमल जो है वो शक्तिशाली शासक है। तो रणमल शक्तिशाली शासक है, उस समय बन चुका था, उसके हाथ में मेवाड़ की लगभग सारी शक्तियां थी। तो वो क्या करता है, कुंभा मेवाड़ी सरदारों को ये कहते हैं कि जब तक आपकी मेरे को पूरी हेल्प नहीं मिलेगी मैं रणमल का दमन नहीं कर सकता हूँ। तो मेवाड़ी सरदार क्या करते हैं, महाराणा कुंभा की पूर्ण रूप से सहायता करते हैं और उनकी सहायता के द्वारा 1438 के अंदर महाराणा कुंभा क्या करते हैं, रणमल की हत्या करवा देते हैं। किंतु जनश्रुतियों के अंदर रणमल की हत्या को अलग प्रकार से बताया गया है। कैसे बताया गया है, या मेवाड़ के अंदर जो लोकगीत गाए जाते हैं उनमें रणमल की हत्या को किस प्रकार से बताया गया है उसके ऊपर अपने बात करेंगे। तो देखिए, रणमल की हत्या को इस प्रकार से बताया गया है कि एक हंसाबाई और हंसाबाई के जो भाई थे वो रणमल थे, रणमल राठौड़। एक हंसाबाई की दासी थी भारमली, और चौथे पात्र इसमें आ गए कुंभा। चौथे पात्र इसमें आ गए कुंभा। अब रणमल जो होता है वो ये सोचता है कि मेवाड़ पे मेरा पूर्ण रूप से प्रभाव है, लेकिन मैं मेवाड़ पे अधिकार कर लूं, यहाँ का शासक बन जाऊं। अतः वो क्या करता है, वो भारमली से ये कहता है कि आप कुंभा की हत्या कर दो
आप कुंभा की हत्या कर दो। और भारमली और रणमल में पहले से ही प्रेम प्रसंग थे। तो भारमली क्योंकि हंसाबाई की दासी थी, तो ये तीनों जब जोधपुर में थे उस समय पुराने समय से इनमें प्रेम प्रसंग थे, तो वो ये सोचता है कि मेरे प्रेम के वशीभूत होकर भारमली जो है वो कुंभा की हत्या है वो कर देगी। लेकिन इस बात का पता है वो महाराणा कुंभा को लग जाता है, और कुंभा का पालन पोषण जो है वो भारमली ने ही किया था। अतः कुंभा भी क्या कहता है भारमली को कि आप क्या कर दो, रणमल की हत्या है वो कर दो। तो कुंभा के कहने पर भारमली क्या करती है, रणमल की हत्या है वो कर देती है, रणमल की हत्या है वो कर देती है। तो जनश्रुतियों के अनुसार रणमल की जो हत्या है वो भारमली करती है। भारमली उन्हें शराब के अंदर विष है वो दे देती है, शराब में विष है वो दे देती है। प्रारंभिक दोनों कठिनाइयों से वो विजयी पा लेता है, लेकिन 1438 में जब रणमल की हत्या होती है तो रणमल का जो पुत्र होता है राव जोधा, वो भी उस समय मेवाड़ में मौजूद होता है, और वो मेवाड़ से अपने पिता की हत्या का समाचार सुनकर वहां से भागता है मंडोर की तरफ। मंडोर की तरफ जब वो भागता है तो राणा चुंडा उसका पीछा करता है, और पीछा करते करते वो मंडोर तक पहुंच जाता है और मंडोर पर अधिकार कर लेता है। इसके बाद में 1438 से लेकर और 1453 तक मंडोर के ऊपर मेवाड़ वालों का अधिकार है वो रहता है। 1453 में क्या होता है, जो राव जोधा होता है वो मंडोर पर पुनः अधिकार कर लेता है। जो किलेदार होते हैं, सिसोदिया किलेदार, अक्का सिसोदिया और अहाड़ा हिंगोला, उन दोनों को पराजित करके मंडोर पे पुनः अधिकार कर लेता है। तो जो संघर्ष एक प्रकार से दब चुका था या समाप्त हो चुका था वो पुनः प्रारंभ हो जाता है, और इस समय होती है आवल बावल की संधि। आवल बावल की संधि होती है, और आवल बावल की संधि 1453 में कारण क्या था, जोधा का मंडोर पर अधिकार करना, ये इसका कारण रहा। आवल बावल की संधि है वो महाराणा कुंभा और राव जोधा के बीच में हुई। इसमें मध्यस्थ हंसाबाई थी, यानी कि ये संधि जो है वो हंसाबाई ने करवाई थी। और इस संधि के अंदर ये कहा गया, ये तय किया गया कि दोनों राज परिवार हैं वो आपस में यदि मिलके रहें तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इसका रिजल्ट यानी कि इसका परिणाम ये निकला इस संधि का कि यहाँ जो सोजत पाली को क्या कर दिया गया, मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा निर्धारित कर दिया गया, यानी कि सोजत पाली को बॉर्डर बना दिया गया। और साथ ही साथ जोधा क्या करते हैं, अपनी पुत्री, जोधा की पुत्री होती है श्रृंगार देवी, उसका वो विवाह है कुंभा के पुत्र रायमल से करवा देते हैं। तो एक प्रकार से इस संधि के माध्यम से पुनः दोनों राजवंशों में सुलह है वो हो जाती है। इसके आगे की बात करें तो महाराणा जो कुंभा है उनकी उपाधियां हैं इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले अपने 1 नंबर में बात करेंगे कि जो कुंभा द्वारा लिखित ग्रंथ है रसिक प्रिया, उसके अंदर महाराणा कुंभा की कौन कौन सी उपाधियां हैं। तो रसिक प्रिया ग्रंथ में यदि अपने बात करें तो महाराणा कुंभा की जो उपाधियां हैं उसमें है छाप गुरु, उसके बाद में शैल गुरु, चाप गुरु, हिंदू सुल्तान और अभिनव भट्टाचार्य। हिंदू सुल्तान और अभिनव भट्टाचार्य, ये जो 2 उपाधियां हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट उपाधियां हैं। अब देखिए हिंदू सुल्तान, तो हिंदू सुल्तान कुंभा को कहा जाता है। हिंदुआ सूरज या हिंदू पथ है वो राणा सांगा को कहा जाता है, और हिंदू जो सुल्तान है वो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट एक तो हिंदुआ सूरज उपाधि आपने ध्यान में रखनी है, और सेकंड अभिनव भट्टाचार्य। अभिनव भट्टाचार्य संगीत का ज्ञाता और प्रेमी होने के कारण, संगीत का ज्ञाता और प्रेमी होने के कारण इन्हें ये उपाधियां दी गई। इनकी दूसरी जो उपाधियां हैं वो इनको मिली है कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अंदर अंकित है, और कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अंतर्गत इन्हें राणो रासो, दान गुरु, हाल गुरु, राजगुरु, परम गुरु, महाराणा और महाराजा धीराज की उपाधियों से विभूषित है वो किया गया। अब यदि अपने आगे बात करें महाराणा कुंभा में,
तो महाराणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां, यानी कि सांस्कृतिक उपलब्धियों के रूप में महाराणा कुंभा के पास क्या क्या उपलब्धियां हैं या उन्होंने क्या क्या किया। कुंभा के व्यक्तित्व में कटार यानी कि युद्ध कला, कलम यानी कि लेखन कला, और कला में सभी प्रकार की कला, स्थापत्य कला वगैरह सारी कलाएं आ जाएंगी। इनका त्रिवेणी संगम था, त्रिवेणी संगम था, यानी कि ये कटार से भी सक्षम थे, कलम से भी सक्षम थे और सभी प्रकार की कलाओं के अंदर भी ये सक्षम थे। जैसा कि वीर विनोद ग्रंथ किसका है, श्यामल दास का। श्यामल दास ने वीर विनोद ग्रंथ में ये वर्णन किया है मेवाड़ के 84 दुर्गों में से, मेवाड़ में 84 दुर्ग बताए जाते हैं, मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण या पुनर्निर्माण जो है वो महाराणा कुंभा ने करवाया। श्यामल दास के वीर विनोद ग्रंथ में ये अंकित है कि मेवाड़ के छोटे और बड़े 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण या पुनर्निर्माण है वो महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया। इनमें से प्रमुख जो दुर्ग हैं वो है कुंभलगढ़ दुर्ग, बसंती दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग, ये दोनों दुर्ग हैं वो सिरोही में है, बैराठ दुर्ग, बोमट दुर्ग, मचान दुर्ग। मचान दुर्ग वैसे तो शिकार वाले दुर्ग को कहते हैं मचान दुर्ग, लेकिन मेवाड़ में स्पेशली मचान नाम से भी दुर्ग बना हुआ है। और ये मचान दुर्ग वाला जो क्वेश्चन है ये HM 2018 के अंदर पूछा गया है, HM परीक्षा 2018 के अंदर इसको पूछा भी जा चुका है। इसके बाद में महाराणा कुंभा के स्थापत्य कला में यदि सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर की बात करें तो उन्होंने करवाया निर्माण विजय स्तंभ का। विजय स्तंभ का निर्माण है वो महाराणा कुंभा द्वारा करवाया गया, जिसका एक नाम कीर्ति स्तंभ भी है। सबसे पहले ये चीज क्लियर कर लीजिए कि यदि ये पूछा जाए या बात आए कहीं पर विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ दोनों ही यदि ऑप्शन में है, जैसे मूर्तियों का अजायब घर या मूर्तियों का विश्व कोश किसे कहा जाता है, और दोनों ऑप्शन में आ गए, विजय स्तंभ भी आ गया और कीर्ति स्तंभ भी आ गया, तो आपने विजय स्तंभ करना है। क्योंकि तृतीय श्रेणी शिक्षक जो भर्ती थी 2013 उसके अंदर कम से कम भी 17 जिलों से ये प्रश्न पूछा गया, जिसमें पहला आंसर है वो कीर्ति स्तंभ किया गया, लेकिन बाद में संशोधित करके इसे विजय स्तंभ कर दिया गया। तो महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर इन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण है वो करवाया। अब अपनी बात करेंगे विजय स्तंभ के बारे में। तो देखिए विजय स्तंभ का जो निर्माण है, विजय स्तंभ का जो निर्माण है वो मालवा विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया, मालवा विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया। 1437 के अंदर महाराणा कुंभा मालवा के शासक महमूद खिलजी फर्स्ट को पराजित करते हैं, महमूद खिलजी फर्स्ट को पराजित करते हैं। इस विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़ दुर्ग के अंदर वो क्या करते हैं, विजय स्तंभ का निर्माण है वो करवाते हैं। ठीक है, इसके निर्माण की जो अवधि है वो 1440 से लेकर 1448, यानी कि ये 8 वर्षों के अंदर बनकर तैयार हुआ। जैसे वर्तमान समय में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इसमें ध्यान रखना कि 8 वर्षों के अंदर ये बनकर है वो तैयार हुआ। अब देखिए शिल्पी, इसको बनाने वाले जो व्यक्ति थे जेता, और जेता के जो सहयोगी थे नापा, पोमा और पुंजा, ये 3 इसके सहयोगी थे। मुख्य जो शिल्पी थे वो जेता थे। अब इंपॉर्टेंट में अपने बात करते हैं कि विजय स्तंभ के जो उपनाम है वो, तो विजय स्तंभ का पहला और सबसे महत्वपूर्ण उपनाम है वो है कीर्ति स्तंभ। विजय स्तंभ को कीर्ति स्तंभ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये भगवान विष्णु को समर्पित किया गया था कुंभा के द्वारा, इसलिए इसे कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट नाम है वो इसे विष्णु ध्वज या मूर्तियों का अजायब घर, क्योंकि इसके ऊपर अंदर और बाहर पूरी बिल्डिंग पे बहुत सारी मूर्तियां लगी हुई हैं, अनेकों मूर्तियां लगी हुई हैं, लाखों की संख्या में मूर्तियां, इसलिए इसे मूर्तियों का अजायब घर कहते हैं। और ये उपमा डॉक्टर उपेंद्र नाथ ने दी, मूर्तियों का अजायब घर या विष्णु ध्वज। फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रतियोगी परीक्षा में सबसे ज्यादा बार पूछा गया उपनाम है
वो उपनाम पूछा गया है भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश। भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश या इसे विक्ट्री टावर, विक्ट्री मतलब जीत, विक्ट्री टावर कहा गया है। और ये उपनाम दिया है डॉक्टर गर्जट ने, डॉक्टर गर्जट ने इसको ये उपनाम है वो दिया। इसके बाद में यदि अपने बात करें तो चौथा उपनाम है हिंदू देवी देवताओं से सजा हुआ व्यवस्थित संग्रहालय, क्योंकि इसमें पौराणिक जो देवी देवता हैं उनकी मूर्तियां लगी हुई हैं, इसलिए इसे हिंदू देवी देवताओं से सजा हुआ व्यवस्थित संग्रहालय कहा है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उसके बाद में पांचवें उपनाम की बात करें तो पौराणिक देवताओं का अमूल्य कोष, पौराणिक देवताओं का अमूल्य कोष डॉक्टर ओझा ने कहा है, डॉक्टर ओझा ने कहा। अब बात करते हैं कि स्ट्रक्चर है वो बना किस प्रकार से है। तो सबसे पहले अपने बात करेंगे एक 30 बाई 30 का आधार, यानी कि एक चौक बनाया गया है 30 बाई 30 का। उसके अंदर जो पहली बिल्डिंग है उस पहली बिल्डिंग में इस प्रकार से इसको वर्ताकार रूप दिया गया है और इसके अंदर 9 मंजिलें बनाई गई है। तो इसकी जो आकृति है वो वर्ताकार या पिरामिड नुमा है, वर्ताकार या पिरामिड नुमा है, क्योंकि हर एक पहली मंजिल से दूसरी मंजिल है वो छोटी होती जाती है, तो पिरामिड के आकार का ये बना हुआ है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात आपने याद रखनी है कि इसके अंदर 9 मंजिलें हैं, इसके अंदर 9 मंजिलें हैं। अब बात करते हैं इसके अलावा इंपॉर्टेंट जो तीसरी मंजिल है, इस तीसरी मंजिल पर 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह शब्द लिखा है, 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह शब्द है वो लिखा गया है और प्रतियोगी परीक्षा में बहुत बार पूछा भी गया है। अब बात करें कि छठी जो मंजिल है वो शिवमय मंजिल है, यानी कि इसके अंदर भगवान शिव की मूर्तियां लगी हुई है। 7वीं जो मंजिल है इस पे विष्णु के 7 अवतार दिखाए गए हैं। अब देखिए 8वीं जो मंजिल है, 8वीं मंजिल के ऊपर कोई मूर्ति नहीं है। अपने आप में एक इंपॉर्टेंट लाइन बन जाती है कि 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं है, क्योंकि इसे मूर्तियों का अजायब घर या मूर्तियों का विश्व कोश कहा जाता है। इसके अंदर और बाहर पूरी बिल्डिंग में मूर्तियां लगी है, लेकिन 8वीं मंजिल एक ऐसी मंजिल है जिसमें कोई मूर्ति नहीं है। फिर यदि बात करें इसकी कुल जो ऊंचाई है वो 122 फीट है। इसके ऊपर तक जाने के लिए सीढ़ियां जो हैं वो 157 बनी हुई है। उस समय इसके ऊपर जो खर्च है वो 90 लाख रुपए आए थे, 90 लाख रुपए का इसके ऊपर खर्च है वो उस समय आया था। अब देखिए इसके अन्य यदि अपने महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करते हैं, विजय स्तंभ के अन्य अगर महत्वपूर्ण तथ्यों की अपने बात करते हैं तो पहले इतिहासकार थे फर्ग्यूसन, और फर्ग्यूसन ने ये इसकी तुलना जो है वो रोम के टार्जन से की है। यानी कि फर्ग्यूसन ने ये कहा है कि विजय स्तंभ जो है वो रोम के टार्जन से भी सुंदर बना हुआ है। आधुनिक समय में रोम का टार्जन जो है वो सबसे सुंदर इमारत मानी जाती है विश्व की, तो उससे इसकी तुलना की है। कर्नल जेम्स टोड ने इसे कुतुब मीनार जो कि दिल्ली के अंदर है, जिसका निर्माण जो है वो इल्तुतमिश ने पूर्ण लगभग करवाया था, उसकी बात है, तो उससे भी बेहतरीन इमारत बताया है। अब यदि अपने बात करें तो प्रतीक चिन्ह है, विजय स्तंभ का लोगो 3 स्थानों पर अपने को मिलता है, या 3 ऐसे संस्थान हैं जिनका प्रतीक चिन्ह है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपने बिल्कुल ध्यान में रखना है। वो 3 कौन कौन से? एक तो राजस्थान पुलिस, राजस्थान पुलिस की जो कैप होती है उसके ऊपर जो लोगो लगा हुआ है उसके बीच में विजय स्तंभ है वो बना हुआ है। दूसरा BSER माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, जो भी अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें पढ़ते हैं, जो भी अपना सिलेबस है कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक, उनके ऊपर पहले ही पेज के ऊपर जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का लोगो बना हुआ है उस लोगो के अंदर विजय स्तंभ को प्रतीक के रूप में दिखाया गया है। इसके बाद में JK सीमेंट जो है उसके ऊपर भी लोगो जो है वो विजय स्तंभ का है।
उसके बाद में एक और महत्वपूर्ण तथ्य है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। विजय स्तंभ राजस्थान की पहली इमारत है जिसके ऊपर डाक टिकट जारी किया गया, यानी कि ये राज्य की प्रथम इमारत है जिस पर डाक टिकट जारी किया गया। और 15 अगस्त 1949 को ये डाक टिकट जारी किया गया जिसका मूल्य था 1 रुपया, जिसका मूल्य था 1 रुपया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 19वीं सदी के अंदर जब महाराणा स्वरूप सिंह थे, ये 1857 की क्रांति के समय भी मेवाड़ महाराणा थे, तो उस समय की बात है कि आसमानी बिजली गिरने से इसकी जो ऊपरी मंजिल है वो ध्वस्त हो जाती है और इसी ऊपरी मंजिल का पुनर्निर्माण जो है वो महाराणा स्वरूप सिंह द्वारा करवाया गया। महाराणा स्वरूप सिंह द्वारा इसका पुनर्निर्माण है वो करवाया गया। तो निर्माण विजय स्तंभ का महाराणा कुंभा ने करवाया और पुनर्निर्माण की अगर बात आए तो महाराणा स्वरूप सिंह द्वारा इसका पुनर्निर्माण करवाया गया। इस पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर रामायण, महाभारत, शिव पार्वती, विष्णु, अर्धनारेश्वर आदि की मूर्तियां हैं वो लगी हुई हैं, आदि की मूर्तियां हैं वो लगी हुई हैं। विजय स्तंभ के ऊपर एक प्रशस्ति लगी हुई है जिसे अपने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रूप में व्यक्त करते हैं या कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रूप में इसे अपने जानते हैं। तो देखिए इस कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को रचने वाला यानी कि लिखने वाला जो व्यक्ति था वो अत्रि या अभिभट्ट था, दोनों ही नाम मिलते हैं। RS 2000 शायद 15 या 13 के अंदर ये क्वेश्चन आया, वहां नाम अभिभट्ट था लेकिन अत्रि भट्ट भी नाम मिलता है। तो इसकी रचना जो है वो अत्रि या अभिभट्ट ने की। रचना का जो समय है वो 1460 है। इसे पूर्ण करने वाला व्यक्ति जो था वो महेश भट्ट था और महेश भट्ट को कवीश्वर नाम से जाना जाता है और जो कि महेश भट्ट जो थे वो अत्रि भट्ट के पुत्र थे और इसको मेवाड़ी भाषा के अंदर लिखा गया है, मेवाड़ी भाषा के अंदर लिखा गया है। ठीक है, अब देखिए कि यहां पर एक जैन कीर्ति स्तंभ और बना हुआ है। पहली बात तो यह ध्यान में रखनी है कि विजय जो स्तंभ है, विजय स्तंभ का एक उपनाम कीर्ति स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ है जो पहले मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। अब इसे कीर्ति स्तंभ कहते हैं लेकिन एक इमारत और बनी हुई है चित्तौड़ दुर्ग में जो कि जैन कीर्ति स्तंभ है जिसका निर्माण एक जैन व्यापारी जीजा ने करवाया, भगवान आदिनाथ को समर्पित है। इसमें 7 मंजिलें हैं और 75 फुट ऊंचा है, जबकि विजय स्तंभ की यदि अपने बात करें तो इसमें 9 मंजिलें हैं और 122 फीट ऊंचा है। तो दो अलग अलग इमारतें हैं, दो अलग अलग इमारतें हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ चुके हैं, विवाद भी रह चुका है। तो बड़े ही ध्यान से ध्यान रखना है कि विजय स्तंभ को कीर्ति स्तंभ कहते हैं किंतु कीर्ति स्तंभ एक अलग से भी इमारत है। इसके बाद में अपने बात करेंगे कुंभा द्वारा मंदिर निर्माण, कुंभा द्वारा मंदिर निर्माण। तो महाराणा कुंभा द्वारा जो मंदिर निर्माण है वो करवाए गए। इन मंदिर निर्माणों की अपने बात है वो यहां पे करेंगे। तो कुंभा ने जो मंदिर निर्माण करवाए वो नागर शैली की उपशैली, नागर शैली की एक उपशैली थी, उपशैली पंचायतन, पंचायतन में इनका निर्माण है वो करवाया गया। अब देखिए यदि अपने प्राचीन भारत की यदि अपने बात करें तो नागर शैली जो थी वो पूर्वी भारत के अंदर थी, यहां थी नागर शैली, नागर शैली। और जैसे जैसे ये मध्य या पश्चिमी भारत की ओर बढ़ी तो इसके 2 भाग हो गए, एक पंचायतन और दूसरा एकायतन, एकायतन। तो राजस्थान और गुजरात के जो अधिकतर मंदिर बने हुए हैं वो पंचायतन शैली में बने हुए हैं। और मूल यदि अपने नागर शैली की बात करें तो मूल नागर शैली है वो किस प्रकार की होती थी। अगर मूल नागर शैली की बात करें ये गुप्त काल में विकसित हुई थी। गुप्त काल से पहले जो मंदिर थे वो इस प्रकार से बनते थे कि कमरे की छत की तरह।
तो नागर शैली की विशेषता, एक तो इसके अंदर इस प्रकार से शिखर बनने लग गया, शिखर। एक यहां पे कलश, मटका कह सकते हो आप, वो रखा जाता था, कलश। एक यहां पे गर्भगृह जहां मुख्य देवता की मूर्ति होती थी, गर्भगृह जहां मुख्य देवता की मूर्ति होती थी। यहां दरवाजा, सामने बैठने के लिए एक प्रांगण जिसे सभा मंडप कहते थे, सभा मंडप कहते थे। और इस मंदिर के चारों तरफ इस प्रकार से परिक्रमा करने के लिए स्थान छोड़ा जाता था, जिसे प्रदक्षिण परिक्रमा कहते थे, परिक्रमा। ठीक है। और इस सारे को कवर करके इस प्रकार से मंदिर को एक मुख्य दरवाजा बनाया जाता था, जिसे तोरण द्वार कहते थे, तोरण द्वार कहते थे। तो शिखर, कलश, गर्भगृह, सभा मंडप, भक्तों के बैठने का स्थान, तोरण द्वार और प्रदक्षिण परिक्रमा। इस प्रकार की जो शैली है, ये जो शैली है, ये गुप्त काल की देन है। और इधर पूर्वी भारत से मध्य और पश्चिमी भारत में आते आते ये दो भागों में विभाजित हो गई। और पंचायतन शैली यानी कि थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ इसे जो है वो अपनाया गया। तो इसको अपने बात करेंगे कि कुंभा ने जो मंदिर बनवाए वो नागर शैली की उपशैली पंचायतन में, और कौन कौन से मंदिर हैं वो कुंभा के द्वारा बनवाए गए। पहला मंदिर कुंभा श्याम मंदिर चित्तौड़, कुंभा श्याम मंदिर चित्तौड़। कुंभा और श्याम पुनर्निर्माण करवाया। यहाँ पे श्याम यानी कि भगवान कृष्ण की मूर्ति को रखवाया गया, इसलिए इसे कुंभा श्याम मंदिर कहा गया। 1445-46 में इसका निर्माण करवाया गया। फिर कालिका माता मंदिर जो कि चित्तौड़ के अंदर बनवाया गया इनके द्वारा, कालिका माता मंदिर जो कि चित्तौड़ के अंदर बनवाया गया, जो कि गुहलोत जो है, गुहलोत या गुहिल जो चित्तौड़ के गुहिल है उनकी कुल देवी है, वो मानी जाती है। इसके बाद में कुंभा स्वामी मंदिर अचलगढ़ सिरोही के अंदर, कैलाशपुरी मंदिर उदयपुर, कैलाशपुरी का जो मंदिर है उदयपुर के अंदर, इसका निर्माण जो है वो बप्पा रावल ने करवाया था, बप्पा रावल ने। और इस मंदिर में कुंभा ने एक मंडप बनाया, जो अभी आपको बताया था शैली के अंदर, सामने बैठने के लिए भक्तों के बैठने का जो स्थान होता था उसे मंडप कहते थे। उसका निर्माण कुंभा ने करवाया, इसलिए इसको क्या कहा गया, कुंभा मंडप। तो कैलाशपुरी मंदिर का कुंभा मंडप भी कुंभा ने बनवाया। इसके बाद में बात करें सिंगार चोरी या चंवरी मंदिर, ये चित्तौड़गढ़ में है। और यहां यह भी ध्यान रखना है, सिंगार चंवरी जो कि कुंभा की पुत्री रमाबाई के विवाह की चंवरी है, वो अलग है। ये सिंगार चंवरी या चोरी मंदिर है जो कि चित्तौड़गढ़ में है, और जैन मंदिर है, शांतिनाथ को समर्पित है। और इसका जो निर्माण है वो कुंभा के कोषाध्यक्ष भंडारी बेलका ने करवाया था। इसके अलावा कुंभा के समय का सबसे इंपॉर्टेंट मंदिर रणकपुर पाली जैन मंदिर, इसका निर्माण जो है वो पोरवाल धरणशाह या धरणकशाह ने करवाया था, जिसके वास्तुकार देपाक थे। और आदिनाथ को ये मंदिर है वो समर्पित है। इसके लिए महाराणा कुंभा ने 99 बीघा जो भूमि है वो दान दी थी, इसलिए महाराणा कुंभा का नाम आता है। निर्माणकर्ता जो है पोरवाल धरणशाह या व्यापारी धरणकशाह, इसीलिए इसे धरणक बिहार भी कहते हैं। और ये राजस्थान में सर्वाधिक खंभों वाली इमारत है, 1444 खंभों पर यह मंदिर बना हुआ है। चौमुखा ये मंदिर है। इस मंदिर के अंतर्गत 2 घंटे लगे हुए हैं, जिसे एक को बजाने से नर की आवाज आती है, जबकि दूसरे को यदि अपने बजाते हैं तो उससे मादा है उसकी आवाज है वो आती है, मादा की आवाज है वो आती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मंदिर है। इसके अलावा
महाराणा कुंभा ने और कई छोटे और बड़े मंदिरों का निर्माण है वो भी करवाया। महत्वपूर्ण शासक है महाराणा कुंभा, और इनके समय की जो ऐतिहासिक जानकारियां हैं वो अधिक हैं, तो इनके समय की शेष जो जानकारियां हैं वो अपने नए वीडियो में उसकी बात है वो करेंगे, एक नए जोश और नई उमंग के साथ।